नया हेडिंग लगा दे, रे ऑप्टिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया थ्योरेटिकली। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे धीरे और करेंगे। तब तक आज संडे है तो हम लोग आज पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पूरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके 10th तक का वो निकाल लेंगे। क्या होगा, इसका स्टार्टिंग जो है ना रे ऑप्टिक्स का पूरा 10th है, 10th लेवल, तो वो हम लोग आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग अगले क्लास में बढ़ जाएंगे। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी में आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये यूनिट नंबर 6 है। चैप्टर नंबर आपका 9 है। ठीक है, 10 यूनिट है फिजिक्स में, ये 6 नंबर यूनिट है। ओके चलिए, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला चीज पढ़ना है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिस्कशन का, बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो व्हाट इज लाइट डिस्कस करेंगे। बस यहां पर चलते चलते एक बात, दो बातें सुन लो लाइट के बारे में। 2 थिंग्स यू शुड नो अबाउट द लाइट। क्या क्या जानना चाहिए आपको लाइट के बारे में बच्चों। तो आपको जानना चाहिए सबसे पहला चीज कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है। अगर आप 11th क्लास पास आउट हो तो आप ये भी जानते होंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सभी लोग जानते होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसा रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से बनता है। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं है, 12th में भी मिलेगा। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 7 टाइप्स के होते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, वही है लाइट। जो विजिबल पढ़ते थे वो लाइट है। ठीक है, विजिबल होता है, उसके बाद आता है इंफ्रा, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो वेव्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उसमें एक लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिल के बना हुआ है। लाइट शोज, ध्यान सुनेंगे, लाइट शोज डुअल बिहेवियर। ये भी सुने होंगे 11th में। लाइट डुअल बिहेवियर दिखाता है। डुअल बिहेवियर मतलब पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। तो लाइट के जो पार्टिकल नेचर को पढ़ा जाता है, तुमने पढ़ा होगा, ये बताया था डी ब्रॉगली ने। आप 11th में पढ़े होंगे कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं जो चल रहे हैं वो डुअल बिहेवियर दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी डुअल बिहेवियर दिखाता है। वो पार्टिकल नेचर की जगह पर वहां पे आ जाता है रे के जैसा बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। रे के जैसा बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो लाइट जो रे के तरह बिहेव करता है वो सीधी लाइन चलता है वगैरह वगैरह, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइट फॉलो रे ऑप्टिक्स, लाइट रे ऑप्टिक्स फॉलो करता है एंड वेव ऑप्टिक्स भी फॉलो करता है। ठीक है, लाइट रे ऑप्टिक्स भी फॉलो करता है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को तुम पार्टिकल नेचर समझ सकते हो, पार्टिकल के जैसा। जैसे हम पार्टिकल को फेंक देंगे तो सीधे जाएगी, पार्टिकल को हम दीवार पे मारेंगे तो वापस आएगी। यस, यानी रे ऑप्टिक्स को यू विल ट्रीट एज पार्टिकल नेचर। बट हम पार्टिकल क्यों काट लिए, क्योंकि लाइट के अंदर कोई पार्टिकल तो होता नहीं है। हकीकत में लाइट के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कण नहीं है, लाइट के पास कोई मास वास भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने पार्टिकल, बट तुम यू विल थिंक लाइक ए पार्टिकल नेचर। रे ऑप्टिक्स एक पार्टिकल नेचर की तरह है। तो ड्यू टू रे ऑप्टिक्स इट शोज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इन रे ऑप्टिक्स
लाइट शोज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रे ऑप्टिक्स में लाइट ये सब प्रॉपर्टीज दिखाता है। कौन 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 कौन? तो सबसे पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा होगा कि अगर हम टॉर्च जला दे तो लाइट सीधे सीधे जाती है। कहीं भी लाइट हमने देखा अगर हम फेंक दे तो सीधे ही जाती है। तो ये तो नेचर किसका है? पार्टिकल का नेचर है, कण का। जैसे हम बॉल फेंके, ये पेन फेंके इधर तो इधर ही जाएगी, इधर तो बगैर तो नहीं जाएगी। लेकिन वेव का नेचर ऐसा नहीं है। वेव क्या होता है? चारों तरफ फैलता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं साउंड वेव, ये तो चारों तरफ फैल रही है। हम इधर मुंह करके बोल रहे हैं तो इधर ही फैल रही है? नहीं, इधर ही जा रही। बट लाइट में वेव नेचर को दिखाने का भी प्रॉपर्टी है और पार्टिकल नेचर को भी। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यानी पार्टिकल नेचर के बारे में सीखेंगे। वेव नेचर के बारे में सोचेंगे भी नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सब लोग जानते होंगे कि लाइट को हम फेंक दे तो वापस आती है। ओके। तीसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? लाइट को अगर मार दो कहीं पे तो ऐसे बिखर जाती है। ठीक है, चलिए तो इतने प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लिए। इस रे ऑप्टिक्स में वी विल डिस्कस अबाउट दीज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के इन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इतना, नोट कर लिए बच्चों, जल्दी से बता दें। नोट कर लिए क्या? जल्दी से बता दो, नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? नोट कर लिए क्या बच्चों? तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबको पता है कि ये कोई भी सरफेस है, मान लो मिरर है, सरफेस है कहीं भी, इसमें हमने लाइट डाला तो लाइट वापस उसी मीडियम में चली गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर किसी लाइट को जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में वापस भेज दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। द फेनोमेनन ऑफ sending back of light in the same इंसिडेंट मीडियम, उसी इंसिडेंट मीडियम में वापस भेज दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बराबर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बच्चों क्या होता है रिफ्लेक्शन में? सब लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब पढ़े आप 10th में। 10th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जल्दी जल्दी बता दो, पढ़े होंगे ना? तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लाइट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इंसिडेंट रे। ये जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसका नाम दे दो ए बी सी। तो ए बी हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। उसके बाद बच्चों जो ये बी सी हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के वापस चला उसको रिफ्लेक्टेड। और ये जो बी एन हो गया नॉर्मल। नॉर्मल कहां पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन के लॉ, रिफ्लेक्शन के लॉ, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़ा होगा सबने। सबसे पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। मान लो ये एक बुक है, ऐसा प्लेन, इस बुक में यहां एक मिरर रखा हुआ है, मिरर का भी अपना एक प्लेन होगा, मिरर का भी अपना एक प्लेन है बच्चों। ये देखो ये प्लेन है, दिख रहा है सब सबको सतह। अब मान लो लाइट आई इस प्लेन में, यहां पर इंसिडेंट हुई, तो लाइट इसी प्लेन में वापस भी जाएगी, समझ रहा है। ये जो खड़ा वाला प्लेन है, लाइट उसी में आई उसी में गई। ऐसा नहीं है कि खड़े वाले में आई इधर से चली गई, इस प्लेन में या इस साइड वाले प्लेन में लाइट घुसी नहीं। तो लाइट यही बोलता है, पहला लॉ यही बोलता है कि लाइट का जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में आना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक ही प्लेन में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। तो पहला यही है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane। या कोप्लेनर होंगे ये लोग क्या होंगे? कोप्लेनर। बच्चों कोप्लेनर क्या होता है? सेम प्लेन में आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कोप्लेनर। दूसरा पॉइंट क्या आप जानते हो? जानते हो तो लिख लो। चलिए ये हो गया। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ भी जानते होगे तुम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बच्चों दो टाइप होता है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर। इसको हम लोग डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ध्यान से देखेंगे हम लोग ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं रेगुलर और इरेगुलर में। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर में ठीक है बच्चों, हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। रेगुलर और इरेगुलर में क्या पढ़ लेते हैं? डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एक नंबर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? नाम को ध्यान से पढ़ो। रेगुलर मतलब सब बराबर, तो वही होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, देखिए ये एक स्मूथ सरफेस है, पहले डायग्राम समझो। ये एक सीधा चिकना सरफेस है, जैसे आईना हो गया। इस पे ऐसे हमने पैरेलल इंसिडेंट रे डाला। देखो ना, कोई कोई बच्चे इसको गलत भी समझते हैं। हमने कैसा लाइट रे डाला इसमें? पैरेलल। पैरेलल डालें तो लाइट जब रिफ्लेक्ट हुआ तो भी वो पैरेलल ही रहा। तो पैरेलल डाले तब पैरेलल रहा, हमेशा पैरेलल नहीं रहता है, याद रखना। कुछ मूर्ख लोग इसको ऐसे सोचते हैं लाइट हमेशा इसमें पैरेलल ही निकलेगा, नहीं।
यह एक स्मूथ सरफेस है। जैसे आईना हो गया, मिरर हो गया, फर्श हो गया, टाइल्स हो गया, थाली हो गया। और एक टेढ़ा सरफेस है। टेढ़ा मतलब किसी को लग रहा होगा बिहार का रोड है ये, बिल्कुल नहीं। तुमको हम बताएं कि जहां भी तुम्हारा थोबड़ा नहीं दिख रहा है, जैसे दीवार भी तुम्हारा ऐसा टेढ़ा है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है, मतलब एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा तुम्हारा दीवार भी, ये बोर्ड भी वैसा ही दिखेगा, ऐसा ही, ठीक है, ये टेबल भी वैसा ही दिखेगा। ज्यादातर चीजें ऐसी है, पूरा चिकना कोई नहीं है। इसमें हमने पैरेलल इंसिडेंट रेज डाला, बट रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं रहेगा, ठीक है, ये रफ सरफेस से होता है। अब इसमें हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि क्या ये दीवार में रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का? जल्दी से कोई माइक ऑन करके बोलो, क्या लाइट का रिफ्लेक्शन दीवार में हो रहा है? बोलो, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। क्या लाइट का रिफ्लेक्शन दीवार में हो रहा है? क्या लाइट का रिफ्लेक्शन आईना में हो रहा है? आईना में, मिरर में, मिरर में। तो फिर मेरा चेहरा मिरर में क्यों दिख रहा है, दीवार में क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा चेहरा मिरर में क्यों हाँ, दीवार में ऐसा वाला हो रहा है, इसमें, ठीक है, स्कैटर में ये वाला होना है। तो याद रखो कि ये रिफ्लेक्शन हर जगह हो रही है। इस दुनिया में जो भी चीज तुमको दिखाई दे रही है, ये पेन दिख रहा है, कांच दिख रहा है, जो भी चीज, वॉट एवर मे बी यू आर वॉचिंग, तो वो कोई भी चीज हमको दिखती कब है? जब उससे टकरा के लाइट हमारी आंखों में आती है। या तो उससे लाइट आना चाहिए या वो खुद लाइट फेंकना चाहिए, दो ही कारण है दिखने का। तो दिखने का जो दो कारण, यानी हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर जगह। ये पेन हमको दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ये बोर्ड हमको दिख रहा, इसका ये ट्यूब का लाइट इसमें आया, रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आती है, ये दिख रहा है, ये बेंच दिख रहा है, टेबल, जो भी चीजें, अगर वो लाइट नहीं फेंक रही है, अगर वो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो लाइट फेंकते हैं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद के लाइट से दिख जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस वाले से लाइट लेते हैं और रिफ्लेक्ट करके दिखते हैं। हमको जो भी चीज दिख रही है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। या हवा नहीं दिख रहा तो हवा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है भाई। और वो टिंडल इफेक्ट होता है तो धूल कण दिखने लगते हैं, बराबर, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं तो दिखने लगते हैं, बराबर ना। तो जो भी चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेगी, दिखने लगेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करना बंद, दिखना बंद, गायब, मिस्टर इंडिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सीधी बात है, हर चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। फिर अब जवाब आता है, भाई मेरा चेहरा मिरर में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से इमेज फॉर्म करता है, तो हमारा दीवार क्यों नहीं इमेज फॉर्म कर रहा, हमारा टेबल, हर जगह इमेज क्यों नहीं दिख रहा मेरा? बिकॉज सब लोग तो रिफ्लेक्शन करते हैं और इमेज रिफ्लेक्शन से बनता है। तो जवाब यह है कि इमेज वहां बनेगा जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन डू नॉट फॉर्म इमेज। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग समझ के आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल इंसिडेंट लाइट्स के लिए रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो। तो the reflection in which reflected rays are parallel for parallel incident rays, इसमें द रिफ्लेक्शन, खुद से लिख लेना इसको, यहां पर लिख देना रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, यहां पर क्या लिख देना, नॉट पैरेलल। कौन नॉट पैरेलल रे? रिफ्लेक्टेड रेज। फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे तो हमने पैरेलल डाला है, वो पैरेलल नहीं निकला, ओके। अगला है, it is done by smooth और polished, पॉलिश समझता है, पॉलिश मार दिए सरफेस, जैसे मिरर में भी पॉलिश मारा रहता है, और इसमें लिखना रफ सरफेस। इसमें कौन सा सरफेस? रफ सरफेस, ओके। तीसरा पॉइंट, इट फॉर्म इमेज,
इट फॉर्म्स इमेज, और इसमें इमेज नहीं बनता है। ठीक है, अब एक सवाल है मेरे मन में, आपसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रिफ्लेक्शन लाइट के जो लॉ हैं उनको ओबे करता है? क्या दोनों करते हैं कि एक करते हैं? मेरे क्वेश्चन का जवाब कोई बता रहा है? विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन? दोनों करते हैं। गुड गुड, दोनों करते हैं, बिल्कुल दोनों करते हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है ये नहीं करता है, तो गलत जवाब, क्योंकि यहां पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए लॉ है, वहां लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट द रेगुलर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या लाइट का कुछ प्रॉपर्टी चेंज होता है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट का कुछ प्रॉपर्टी, मतलब लाइट एक वेव भी है तो उसके बाद वेवलेंथ है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वेव स्पीड है, तो क्या चेंज होगा? जब लाइट बाउंस बैक होगी तो उसका क्या चेंज होगा? बोलो, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट गेट चेंज इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस? लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसका क्या चेंज होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसका क्या चेंज होगा? बता दो। एम्पलीट्यूड बदलेगा क्या? देखिए, तो लाइट का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नो चेंज no change in frequency, wavelength and speed of light। रिफ्लेक्शन के वक्त कुछ चेंज नहीं होता है। एम्पलीट्यूड बदल सकता है बट ये भी ऑप्शनल है, 100% श्योर नहीं है कि बदल ही जाएगा, कभी कभी बदल भी जाता है अगर वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं हुआ। जैसे सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो उसमें एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। बट ये दीवार जब रिफ्लेक्ट करेगा तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। एनर्जी कम हो जाएगा लाइट का, बट एनर्जी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसका प्रॉपर्टी, वेव की प्रॉपर्टी कैसे नापी जाती है? वेवलेंथ, वेव स्पीड, इससे। तो आप नोट करें। मिरर क्या होता है बच्चों? तो मिरर एक डिवाइस है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट का कराती है, या इसको तुम बोल सकते हो सिल्वर कोटेड ग्लास सरफेस है। मतलब एक कांच ले लो, उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग कर दो तो वो मिरर बन जाएगा। वाई सिल्वर? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। या कांच ले लो कोई भी, तो ग्लास इज नॉट मिरर। ग्लास पे हम लोग जब तक सिल्वर का कोटिंग नहीं चलाएंगे तब तक वो मिरर नहीं बनेगा। ठीक है, इट शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन, बता दिया था हमने अभी। रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाएगा, इट फॉर्म इमेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इमेज भी बनाएगा, इट फॉर्म इमेज भी बनाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओके। मिरर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर दो, मेनली दो टाइप के मिरर होते हैं, कोई कोई तीन भी बना देता है, पैराबोलिक। तो पहला है प्लेन मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा बार बार एक नाम आता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर में दो सरफेस होता है और पीछे वाले को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस। ओके, तो ये हो गया प्लेन मिरर। दूसरा बच्चों स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, सब लोग जानते होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब जो अंदर दबा हुआ है, कॉन्वेक्स यानी जो उठा हुआ है, केव यानी गुफा, याद रखो। और तीसरा कोई कोई पढ़ाता है पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर यूज होता है स्फेरिकल एबेग्रेशन को कम करने के लिए।
क्या क्या बोला हमने, स्फेरिकल एबिग्रेशन, लाइट ऐसे छितर रही है, ऐसे बिखर रही है, तो ये यूज कर सकते हैं अपन। या लाइट सोर्स अगर बहुत दूर है, अगर लाइट सोर्स बहुत दूर है, तुम चाहते हो कि सारा लाइट एक जगह आ जाए, दिस विल बी द बेस्ट। बहुत दूर है तो ये भी करता है, बट ये बहुत दूर क्यों नहीं करता है, पास वालों करता है ये। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मिरर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग इमेज के बारे में। इमेज, व्हाट इज प्लेन मिरर, डेफिनेशन चाहता है तुमको, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट हो। स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, या पार्ट ऑफ ए स्फीयर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। किसी गोले से काट के निकाला गया हो। पैराबोलिक मिरर जो पैराबोलिक होता है। चलो नाम में ही डेफिनेशन है, क्या लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज। इमेज खराब हो गया है तुम्हारा। इमेज क्या होता है सब लोग जानता होगा। इमेज क्या है बच्चों, छवि, छवि बोलते हैं, प्रतिबिंब हिंदी। जैसे तुमने देखा होगा एक दो इमेज फॉर्मेशन 10th में, इसीलिए हम बना दे रहे डायरेक्ट। यह कॉन्केव मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट चली पैरेलल, यहां से निकली, फिर यहां से चली, फिर इधर से कहीं निकली, और यहां पर ये दोनों कट गया। यहां पर जहां पे कटता था, तो जिस पॉइंट पे लाइट कटता था उसी जगह पर हम इमेज बनते थे। एंड इमेज कहां बनता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनता है, जहां पे लाइट इंटरसेक्ट हो रही। कौन से लाइट, इंसिडेंट वाले। देखो यहाँ क्यों इमेज बना, यहाँ भी तो लाइट इंटरसेक्ट हो रही, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट वाला कट रहा है। रिफ्लेक्टेड वाला कटना चाहिए, क्या कटना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाले। क्या दो लाइट रे के कटने से इमेज बन जाता, तो जवाब है नहीं। एक इमेज बनाने के लिए इनफाइनाइट लाइट ऑफ रे चाहिए। जैसे ये पूरा पेन है, तो इसके हर पॉइंट पे करोड़ों लाइट होते हैं, हर पॉइंट पे करोड़ों, पूरा करोड़ों लाइट नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक पॉइंट बनता है वो सिर्फ एक लाइट से नहीं बनता है, करोड़ों लाइट रेज मिल करके वो इस एक पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओह माय गॉड, मतलब ये पॉइंट को बनाने के लिए करोड़ों लाइट आए होंगे, फिर हर पॉइंट को बनाने के लिए यानी कितने सारे लाइट होंगे, तुम इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ज्यादा इमेजिन बाद में कर लेना। ओके, तो इमेज दो प्रकार का होता है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब जो हकीकत में लाइट कटने से बना हो, और एक वर्चुअल भी होता है, अपनी कल्पना पे डिपेंड है, कल्पना। ठीक है, वर्चुअल इमेज देखा होगा सबने, प्लेन मिरर में बनता है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां पे, यहां से ऐसे लाइट गई, फिर ऐसे चली गई, फिर एक और लाइट गई, फिर एक और चली गई। था ये सामने तो मिली नहीं, सामने नहीं मिली तो हम लोग पीछे मिला लेंगे, तो ज्यादा दूर हो गया। सेम दूरी भी होना चाहिए। प्लेन मिरर में देखे होगे बच्चों, दूरी सेम रखी जाती है। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। तो इमेज क्या होता है, इमेज होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड light rays is called image. इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। बस आप इसको नोट करते जाए। टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, पहला है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल। रियल और वर्चुअल में आप डिफरेंस बचपन में पढ़े होंगे, फिर से एक बार थोड़ा सा हम पढ़ा देना, हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट। रियल इमेज कहां बनती है, तो रियल इमेज फॉर्म्ड एट रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, इट फॉर्म्ड एट रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, रियल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेज। और ये वर्चुअल इंटरसेक्शन मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी कल्पना किया गया हो। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज इनवर्टेड, यह हमेशा उल्टा होता है बच्चों। कैसा होता है, उल्टा।
और रियल इमेज को स्क्रीन किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर अगर हम पर्दा लगाए तो ये बन जाएगा। इसमें पर्दा अंदर कैसे लगाओगे, मिरर के अंदर तोड़ के पर्दा लगा सकते हैं, नहीं। तो इट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। मतलब कोई बोले कि वहां स्क्रीन लगा है उस पर इमेज बनवा दो, तो हम रियल बनवा सकते हैं, वर्चुअल नहीं बनवा सकते। ठीक है, इतनी बातें समझ गए कि बस ये 3 पॉइंट ही मेन है, और ज्यादा बकवास नहीं करते अपन कि ये सामने बनता है वो पीछे बनता है, ये सब गलत हो जाता है। क्योंकि अगर लेंस पढ़ोगे तो रियल इमेज उसमें सामने ही बन जाता है, नहीं सॉरी पीछे बनता है, मतलब दूसरे साइड में, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बस ये पॉइंट मेन है। क्या मेन है, देखो ये जो लिखा है यहाँ पे, बस। और एक पॉइंट है परम सत्य, मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों रियल इमेज का हमेशा निगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन याद होगा ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इसका ऑलवेज निगेटिव, याद कर जाओ रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, शायद 10th में अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। चलो नोट कर लिए क्या जल्दी। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, तुमने अभी देखा था, यह है प्लेन मिरर, सीधा रहता है। इसमें यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, मान लो कुछ दूरी पर, या डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, माइनस यू, इधर साइड में माइनस होगा। याद है सब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। और यहां से जितने दूर पर ऑब्जेक्ट है बच्चों, उतने ही दूर पर इमेज बनना चाहिए, एकदम फिक्स है। और भी सेम साइज का, वो भी इसके सिधाई में, सिधाई मतलब यहाँ ऊपर नहीं जा सकता है या नीचे नहीं आ सकता। जैसे तुम देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स में हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, इमेज यहाँ आ जाता है, ऑब्जेक्ट इस लेवल में, इमेज नीचे शिफ्ट हो गया, एक लाइन में नहीं रहता है। यहाँ पर एकदम सिधाई में होगा। सिधाई मतलब ऐसे रखे तो ऐसे, ऐसे रखे तो ऐसे, सीध बोलते हैं, सीध में, मेरे सामने सामने। यह हो गया इमेज डिस्टेंस v। उसके बाद देखो तुम हाइट देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम रहना चाहिए। बना कैसे होगा, तो इससे एक लाइट गई पैरेलल, मतलब सॉरी ऐसे एक लाइट गई पैरेलल नहीं गई, और ऐसे चली गई। ठीक है, एक और लाइट रे ले लो, इसको पीछे बढ़ा दो, एक और लाइट रे ले लो ऐसे। अब देखना ये पैरेलल नहीं लाया हमने, कुछ मूर्ख क्या बोलेंगे ये पैरेलल होगा, हमने ये पैरेलल लाया है क्या, इंसिडेंट रे पैरेलल है नहीं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं होगा। बात खत्म। ये पैरेलल नहीं होगा, फिर ये पीछे बढ़ाएंगे यहां मिल जाएगा, तो पीछे बढ़ा करके यहां मिलता हुआ फील होगा अपने को, ये हो गया इमेज। ठीक है, तुम देखो साइज इक्वल रहता है, इसमें सब कुछ इक्वल होता है, बस एक चीज बदल जाता है। जैसे मान लो इसमें इसका लेफ्ट इसके राइट में चला जाता है। जैसे हम मान लो यहाँ पर एक गोला बना दे, तो मान लो ये सब बॉल इधर है, तो ये बॉल ना इधर घूम जाएगा इसमें, मतलब ये जो था वो राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड में आ गया। समझ रहा है, राइट का चीज तुम ऐसे हाथ दिखाओगे मिरर में तो अंदर से ऐसा दिखेगा, मतलब आपका हाथ ऐसे घूम जाता है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन होना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसा इमेज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो इमेज बना है उसमें क्या क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात है कि इमेज है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। जैसे ही वर्चुअल बोले फटाक से समझ जाना सीधा, इरेक्ट, सीधा को यहाँ पे इरेक्ट लिखा जाता है, सीधा, उल्टा नहीं। ठीक है, दूसरा सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन सबने पढ़ा होगा m, m का फॉर्मूला होता है HI डिवाइडेड बाई HO, तो +1। देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि वर्चुअल है। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये वर्चुअल है, हमने बोला था वर्चुअल का प्लस आता है। उसके बाद अगर तुम देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है u इक्वल टू v। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन में कि लेफ्ट जो डिस्टेंस नापेंगे वो निगेटिव होगा और राइट साइड जो नापेंगे वो पॉजिटिव होगा। इस प्रॉपर्टी से फोकल लेंथ, ध्यान सुन लेना, फोकल लेंथ सुने होगे तुम,
फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। ये सब पढ़े हो गए ना तुम, ये सब पढ़े हो, इसीलिए हम आगे आगे कूदा दे रहे हैं तुमको। इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी है और आर भी इंफिनिटी है। भाई कैसे? देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़े होंगे। दिस इज मिरर फॉर्मूला। बिल्कुल। अब ये 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि v के जगह माइनस u डाल ले रहे हैं, v के जगह माइनस u, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये जीरो आ गया। 1/0 1/f 0, तो f इक्वल टू क्या होगा? ओ शिट, ये जीरो है। 0/1, तो f कितना होगा? 1/0। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। और सबको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, यानी 2 इंफिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। तो फोकल लेंथ इसका जो होता है इनफाइनाइट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है। सब कुछ हम प्रूफ करके देंगे, छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग। इसमें होता है बच्चों लैटरल इन्वर्जन। तो इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा होना, बट लैटरल का मतलब ऐसे पलटना। इन्वर्जन मतलब एक्चुअली ऐसे होता है, मुंडी नीचे चला जाए तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, बट यहाँ लैटरल इन्वर्जन यानी ऐसे 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 घूमेंगे। समझा? तो लैटरल इन्वर्जन मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड हो जाए इमेज का। ठीक है? तो इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम राइट साइड इन इमेज। ठीक है? इमेज में जैसे कुछ चीजों पे लैटरल इन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए ले लो और ए को मिरर में बनाओ तो ए ही दिखेगा, लेकिन अगर बी का बनाओगे तो ये बी ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो ये लैटरली इन्वर्टेड है, ये नहीं है। यानी ए पे लैटरल इन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ चीजों पे लैटरल इन्वर्जन नहीं लगता है। लेफ्ट साइड राइट साइड चला गया, सबको समझ गया होगा। आई थिंक सी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, सी ऐसा हो जाएगा। तो कुछ चीजों पे लैटरल इन्वर्जन का फर्क पड़ता है, कुछ पे नहीं पड़ता है। यहां नहीं हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ। ओके। उसके बाद है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। कोई भी दो प्लेन मिरर में कितना इमेज बनता है तुमको पता है? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल। ठीक है? मान लो अगर हम दो प्लेन मिरर को इन पैरेलल रख दें, जैसे अगर पूछा जाए ऐसे, नाई के तुम दुकान में जाते हो तो मिरर रखा रहता है, पैरेलल रखा रहता है ऐसे, तो इसके बीच में कितना थीटा है बताओ? पैरेलल चीजों के बीच एंगल 0 होता है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 360 अपॉन 0 माइनस 1। क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट माइनस 1 यानी इनफाइनाइट। तो दो पैरेलल चीजों के बीच कितना एंगल बनता है? कितना बनता है बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इमेज बनता है। ठीक है? अगला एक मोटा मिरर रहेगा तो उसमें भी बहुत सारे इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। ठीक है? इतना सब समझ ही रहा होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी हो रहा है।
अगर कोई लाइट मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो मतलब आई का वैल्यू 0, तो आर भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि लॉ है। अब आई 0 कैसे बच्चों, फिर से देख लो, यह है इंसिडेंट रे, यह है नॉर्मल, इसके बीच का एंगल आई होता है। जब ये लाइट उठते 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 यहां चला गया तो आई घटते 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 कितना हो गया, 0। समझ में आया? यह है नॉर्मल और यह है इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे हम कम कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को कम कर रहे हैं, एंगल को तो करते करते कितना हो गया, 0। एक के ऊपर एक आ गया, तो यहाँ पर आई 0 है, यहाँ पे आई क्या है बच्चों, 0 है, आई 0 है, लेकिन लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। आई 0 है लेकिन लाइट कैसे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मली। ध्यान सुनना, तो लाइट जो है परपेंडिकुलर आया है, लेकिन आई तो नॉर्मल के साथ नपता है, तो आई 0 है तो आर भी 0 होगा, यानी ये इसी रास्ते से वापस जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, बहुत काम है डायलॉग का। तो when light incident normal to the mirror, जब लाइट नॉर्मल टू द मिरर आएगा, then it reflect back with the same path, उसी पाथ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 होना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। अब एक आता है एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट। देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे ये है इंसिडेंट रे, लाइट इधर जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी, बट ये मिरर की वजह से लाइट इधर चली गई, तो इतना एंगल वो मुड़ गई, इतना एंगल बच्चों वो क्या हो गई, डेविएस हो गई, डेल्टा। डेल का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर एक नॉर्मल बना लो, इसको क्या बोलते हैं आई और इसको क्या बोलते हैं आर। तो बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। सही है ना? सही नहीं कह रहा, पूरा 180 होता है, ये इतना चाहिए तो ये दोनों माइनस करो, आई और आर इक्वल ही होता है, तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला बनाया जाता है कि मान लो ये मिरर है, देखो ध्यान से, यह मिरर है, मिरर के साथ इंसिडेंट रे थीटा एंगल बना रहा, मिरर के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा, थीटा। तो बताओ फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कोई बता रहा है? बताओ ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 2 थीटा बराबर। तो ये भी ध्यान रखो, यहां पे लिख देते हैं हम, if angle between, if theta is angle between, अगर थीटा एंगल है, किसके बीच का एंगल है बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, तब डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन नोट कर लिया तुमने। चलिए, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। अगला बोलते हैं कि प्लेन मिरर अगर आगे की तरफ d डिस्टेंस आएगा तो इमेज सामने की तरफ 2d आएगा। याद रखना, प्लेन मिरर d डिस्टेंस आएगा तो इमेज कितना आएगा, 2d। बस इतना काफी है, जितना जरूरत का हमने पढ़ा दिया है। एक सवाल है कि मेरे पास कोई दीवार है, वॉल है, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रूम एंड वांट टू सी द फुल इमेज टू द बैक वॉल इन द मिरर,
फिक्स्ड ऑन फ्रंट वॉल। अच्छा, एक दीवार, एक इंसान खड़ा है कमरे में और बैक वाले दीवार का पूरा इमेज वो सामने वाले दीवार में देखना चाहता है, तो उसको कितना बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा ये पूरा दीवार देखने के लिए? तो कितना बड़ा लगाना पड़ेगा? 1/3 ऑफ द साइज ऑफ वॉल। 10 फीट का दीवार है तो उसका 1/3, 20 फीट का दीवार है तो उसका 1/3, 12 फीट का है तो 12 फीट डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 4 फीट। 4 फीट का मिरर रहेगा सामने तो पूरा दीवार दिख जाएगा। ध्यान से सब चीजें लिखना है तो लिख लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एक इंसान को अपना पूरा इमेज देखने के लिए सर से पांव तक कितना बड़ा मिरर होना चाहिए कम से कम? क्या वो छोटी वाली मिरर में हम कुछ भी कर ले, कितना भी दूर रख दे, पूरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फिर हमको कम से कम कितना मिरर चाहिए? तो तुम्हारे हाइट का आधा, हम एक मैन के हाइट का आधा हाइट का अगर वो मिल जाए मिरर तो हम सर से पांव तक देख सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग टेबल में तुम देखो 3 फीट की मिरर होती है, 3 से 3.5 फीट। क्यों? 3 का डबल करो, 6 फीट से बड़ा घर में कोई नहीं है। अगर 6 फीट से बड़ा है तो ड्रेसिंग टेबल में 3.5 फीट का मिरर लगाओ, तो 3.5 का डबल कितना हो जाएगा? 7। और 7 फीट से तो बड़ा कोई नहीं होगा आई थिंक तुम्हारे घर में, राइट? कोई खली थोड़ी है तुम्हारे घर में। तो यह ध्यान रखें, एक इंसान को पूरा साइज देखने के लिए h/2 साइज का ये लगता है मिरर। एक पूरा बैक दीवार को फ्रंट में देखने के लिए h/3 मतलब वॉल के साइज का 1/3। और एक बात बताने वाले थे, देखो हम भूल गए, मिरर का अगर कुछ पोर्शन हम कवर कर दे, मान लो अगर हम मिरर है उसका कुछ पोर्शन कवर कर दे, ये सब मिरर में लगता है, तो क्या इमेज के साइज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। जवाब है नहीं, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ये पढ़े होगे तुम 10th में, यानी इमेज थोड़ा लेस ब्राइट हो जाएगा। मिरर का अगर सम पोर्शन हम ब्लैक पेपर से कवर भी कर दें तो बाकी जितने में दिख रहा था वो इमेज दिखेगा, बस ब्राइटनेस का फर्क आएगा, वो थोड़ा डल हो जाएगा, थोड़ा धीमा, थोड़ा फीका हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेस कम हो जाएंगे। क्या कम हो जाएंगे? नंबर ऑफ लाइट रेस। तो हमने आपको 4 प्रॉपर्टी और बताया, इस 7 के अलावा 11 हो गए। और आप लिखे होंगे तो ठीक, नहीं लिखे होंगे तो भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट d स्पीड से आएगा मिरर की तरफ तो इमेज 2d स्पीड से आएगा। बैक वॉल का फुल साइज फ्रंट वॉल में देखने के लिए फ्रंट वॉल में 1/3 ऑफ बैक वॉल का साइज का मिरर चाहिए। एक ऑब्जेक्ट का कोई मैन के फुल साइज इमेज को देखने के लिए h/2 साइज का वो चाहिए मिनिमम मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो मिरर क्या होता है तुमको बता ही दिए, स्फेरिकल क्या है? तो वैसा मिरर, द मिरर विच कट फ्रॉम स्फीयर, ऐसा मिरर जो स्फीयर से काटा गया हो। 2 टाइप है इसके, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको ऐसे बात समझ सकते हो, ये एक स्फीयर है बिल्कुल, ये इसका पीछे वाला वॉल इनर। देखो स्फीयर में 2 सरफेस होता है, एक अंदर और एक बाहर। कोई गोला है तो 2 सरफेस है उसके, एक अंदर का सरफेस ये है और एक बाहर का। तो देखो जो कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है ना। हाँ, तो कॉन्वेक्स में बच्चों आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और कॉनकेव में कौन रिफ्लेक्टिंग है? इनर सरफेस। यही फर्क है। ऐसा डेफिनेशन बना सकते हो तुम, बट ये बकवास है। ऐसा बोलना, ऐसा डेफिनेशन भी एक बनता है, सेंटर सुने होंगे ना, हर गोले का एक सेंटर है। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है और कॉनकेव का सामने। यह डेफिनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आप और भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखना है तो कॉनकेव मिरर क्या है? इन विच इन कॉनकेव मिरर, यही डेफिनेशन बना लेना। इन कॉनकेव मिरर में बच्चों इनर सरफेस
inner surface is reflecting surface. या एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इन कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का स्पेलिंग क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर in concave mirror center of curvature is towards, देख रहा है कॉन्केव में सामने, is towards the reflecting surface. कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ होता है. अब कॉन्वेक्स मिरर का भी लिख लो. इन कॉन्वेक्स मिरर कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है? आउटर. आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग समझ रहा है सामने वाला, पॉलिश के सामने वाला. इन कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वो आएंगे. चलो तो नोट कर लो, जल्दी से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. ये तो पढ़े होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह. ये नोट कर लिए ना? थोड़ा स्पीड में नोट करें. सम डेफिनेशंस. कुछ डेफिनेशंस पढ़ने होंगे. सबसे पहला पढ़ना होगा पोल. पोल क्या होगा? ध्यान से सुनिए. जैसे ये तुम्हारा मिरर है, इस मिरर का सेंटर पॉइंट, इस मिरर का मिडल पॉइंट जो होगा उसको पोल बोलते हैं. ठीक है. एकदम सिंपल तरीका बताते पोल निकालने का. या आप इसके अपर्चर को ऐसे जोड़ दो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो. फिर से मिरर जितना बड़ा है उसको एक तरफ से कहीं से भी जोड़ दो, ऐसे ऐसे कैसे, और उसका उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो. वो जहां मिलेगा मिरर पे आके वही होगा पोल. क्लियर हो गया पोल निकालने का टेक्निक? ऐसे तो डेफिनेशन लिख लिया था. द सेंट्रल पॉइंट या द मिडल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बच्चों, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा, उसका मिडल पॉइंट पोल है. उसका मिडल पॉइंट क्या है? पोल है. पहले कॉन्केव में बना लो. ये कॉन्केव मिरर है, इसका बीच का पॉइंट ये हो गया पोल. और इसका सेंटर कहां रहता है? सामने. देखो मन में सोचना, ऐसे गोला बनेगा, गोला गोला गोला, तो सेंटर यहां आएगा. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इमेज में वर्चुअल लाइन, या दिखता थोड़ी है लाइन, बहुत बस माना गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस. ये सब इमेजिनरी है, कुछ भी दिखता नहीं है, काल्पनिक है. इसका गोला इधर पीछे जा रहा है, देखो ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा. तो पोल क्या है? द सेंट्रल या मिडल पॉइंट ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting surface of mirror is called pole, यानी सेंट्रल या मिडल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका सेंट्रल पॉइंट, इसको P से दिखाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सब लोग जानता होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते होंगे, आप नोट करो तब तक हम इंक डाल दें। डायग्राम बना लो। चलो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबका सिंबल याद रखना क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ स्फीयर, मिरर इज ए पार्ट ऑफ सेंटर स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर is spherical mirror, sorry, spherical mirror is part of an sphere। spherical mirror एक sphere का पार्ट होता है, and the center of that sphere is called a spherical mirror, oh sorry, it's called center of curvature। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा आता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मेन, मुख्य अक्ष बोलते हैं। द इमेजिनरी लाइन या द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन joining पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। पोल यानी P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अपर्चर, अगला आएगा एपर्चर, एपर्चर तो जनरली मिरर तुम देखे होगे ऐसा गोल रहता है, देखे हो ना, घर में यूज होता है। इसका डायमीटर, मिरर लंबा भी होता है ऐसे, तो फिर ये एपर्चर हो गया लॉन्गेस्ट वाला। एपर्चर यानी लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका लंबाई, और डायमीटर ऑफ, अगर गोल है तो डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर लंबा है तो लेंथ लेना है, ब्रेथ नहीं लेना है, और अगर गोल है तो यही दो शेप में मिरर आता है, ठीक है। और कोई तीसरा शेप तो देखा नहीं होगा तुमने, उसको एपर्चर बोलते हैं। एक वर्ड होता है एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर का जो दोनों किनारा है, ये देखो यहां पे बनाते हैं, एंगुलर एपर्चर क्या होता है, ये देखो, जैसे ये मिरर है और ये गोला है, इसका पूरा गोला बना लो, ये इसका सेंटर हो गया। यहां से मिरर का एक लाइन जोड़ दो, यहां से एक लाइन जोड़ दो, ये एंगल जो बन रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आधा आधा इक्वल एंगल होगा। दिस इज एंगुलर एपर्चर, ठीक है। एंगुलर एपर्चर समझ में आ गया सबको। एंगुलर एपर्चर मतलब जो एंगल बना रहा है।
क्या बोल रहा है? एंगुलर अपर्चर क्या है? एंगल सस्पेंडेड बाय डायमीटर ऑफ मिरर एट द सेंटर। ये देखो मिरर का जो डायमीटर है यहां से यहां तक डायमीटर होगा ना, डायमीटर कहां होगा? यहां बनाया था देखो। अब ये डायमीटर सामने सेंटर पे, थोड़ा इमेजिन करो, मिरर तो ऐसा गोला से काटा हुआ है। अब ये गोला जो होगा, उस गोला जो होगा उसका डायमीटर होगा, डायमीटर होगा ना बराबर, वो चीज का डायमीटर, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा। तो एंगल सस्पेंडेड बाय diameter of reflecting surface at center of curvature is called angular aperture। ठीक है, इतना सब हो गया, नोट कर लिए? जल्दी जल्दी बताओ। अब आता है फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, मिटा दे सब। प्रिंसिपल फोकस पढ़ लेते हैं। नोट कर रहे हैं ना सभी लोग? प्रिंसिपल फोकस अगला पढ़ना है। मिरर में एक मेन फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? थोड़ा ध्यान से देखो। बोलते हैं कि जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? वो क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिल गए उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिल गए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक और तरीका डेफिनेशन लिखने का, ऐसा पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो लाइट इंफिनिटी पे चला जाए। फिर से, जहां पर अगर हम लाइट ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाए, वैसा पॉइंट को भी फोकस ही बोलते हैं। यह सबसे अच्छा डेफिनेशन वही है कि वैसा लाइट रे, पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई फील होती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऐसे आएगी पैरेलल और लाइट ऐसे पीछे की तरफ भागेगी, ऐसे। ये लाइट को फैलाता है, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। सुने होगे तुम, सुने हो क्या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग नाम? तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज ये लाइट को क्या कर देता है? कलेक्ट कर देता है। और ये है डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइट को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। स्कैटर तो नहीं बोलेंगे, स्प्रेड बोलेंगे। क्यों? लाइट हमेशा ना कर्वेचर की तरफ मुड़ती है। देखो इसका गोलाई अंदर की तरफ है तो अंदर मिला, इसका गोलाई बाहर की तरफ है तो बाहर मिला। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो देखो इसका फोकस रियल वर्चुअल है। इसका फोकस कैसा है बच्चों? वर्चुअल फोकस। पीछे है ना रे, पीछे है। और इसका फोकस कैसा है? रियल फोकस, सामने है। इसका फोकस की जो दूरी होगी पोल से उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। वो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि सामने है। इसका फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होगा क्योंकि पीछे है। तुम पढ़े होगे ना, एक्स एक्सिस में इधर साइड प्लस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको याद है, इधर प्लस होता है इधर माइनस, इधर प्लस हो गया इधर माइनस। तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकस और फोकल लेंथ में फर्क है। फोकल लेंथ दूरी है, फोकस ये है। अच्छा, सेंटर से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो निगेटिव है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पॉजिटिव। बस हम डिफरेंस बता दे रहे थोड़ा सा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। हर दूरी पोल से नापना है। हर दूरी कहां से नापना है? पोल से। हर दूरी कहां से नापना है बच्चों? पोल से। तो क्या बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन? द लाइट रेज incident parallel to principal axis after reflection meet at a point or appears as meeting is called principal focus F। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को कलेक्ट कर देता है। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को स्प्रेड कर देता है। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature, the distance between center of curvature and pole। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये लाइट को कलेक्ट करता है, डाइवर्ज करता है, कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। नोट कर लिए? एक होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस से जाने वाला सतह। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे भी ले सकते हैं। नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे 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 भी ले सकते। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसा होगा? ऐसे हो परपेंडिकुलर। देखो ऐसे हो, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। तो ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, सब परपेंडिकुलर है। तो फोकल प्लेन का भी नाम कहीं कहीं आता है। फोकस से जाने वाला प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। लिख दें फोकल प्लेन। प्लेन यानी सतह, प्लेन यानी सतह। द सरफेस या द प्लेन passes through focus and perpendicular to the principal axis। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल प्लेन। चलो अगला पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोग इमेज कैसे बनवाएंगे? कहां पर ऑब्जेक्ट, कहां पर लाइट डालेंगे तो कहां जाएगा?
तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला रूल है कि जब लाइट रे, ये सब पढ़े होगे तो ध्यान से देखना, हम सब रूल कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों बनाएंगे। ये कॉन्केव मिरर है, जब लाइट रेस पैरेलल इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये पहला रूल है, सब लोग जानता है। देखो इसका फोकस सामने है तो रियल फोकस से जाएगी, इसका पीछे है तो वर्चुअल से जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या है, फोकस तो पीछे है ना भाई, तो इसका लाइट ऐसे आएगा और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पे कहां मिलता हुआ दिखेगा, फोकस। ये भी फोकस से गया, ये भी फोकस से गया, ये रियल में गया, वो वर्चुअल में गया। तो पहला रूल यही है। पहला रूल क्या है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट कहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस। लिखना है तो लिख लो, रहने दे के बच्चों, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी, मतलब ये रूल्स की पूछता नहीं कोई, फिर भी। दूसरा रूल है, लिखना है तो बोल दो, हम लिख देंगे, तुम बोलोगे तो वैसा करेंगे। दूसरा रूल इसका उल्टा, कि अगर लाइट फोकस से इंसिडेंट हो गया, अगर लाइट फोकस से इंसिडेंट हो गया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अगर लाइट फोकस से इंसिडेंट हो गया, अगर लाइट कहां से इंसिडेंट हो गया, फोकस नहीं हो गया, मतलब ऐसा डाले हम और सामने फोकस पड़े इसके, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके पैरेलल निकल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। लाइट एक रूल फॉलो करता है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ, ये देख लो एग्जांपल, मतलब लाइट के पाथ को उल्टा कर दो, जैसे ऐसे आ रहा था ऐसे जा रहा था, यहां मिरर लगा दे, लाइट वापस चला जाएगा, सेम रास्ते से जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तीसरा रूल है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो लिखने के लिए तो हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तीसरा रूल है कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी रास्ते से वापस। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होने वाला लाइट मिरर पे नॉर्मल होता है। कोई बोला दिख नहीं रहा, बोले मिरर टेढ़ा है इसीलिए नहीं दिख रहा तुमको। फिर से, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, मान लो ऐसे आया और पीछे जाके कहां मिल रहा है, सी पे, तो ये जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस। अभी हम पढ़ाए थे कि अगर कोई लाइट मिरर से नॉर्मल आएगा तो जिस रास्ते से आएगा उसी से वापस, क्योंकि आई जीरो तो आर जीरो, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, आई का वैल्यू जीरो है और आर का भी वैल्यू जीरो है, याद रखना। When light incident through center of curvature, it reflect with the same angle, ये उसी एंगल से वापस चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतने रूल्स की हमको जरूरत पड़ेगी और नहीं पड़ेगी। रूल्स लिखना है कि रहने दे ऐसा, रूल्स लिखना है बच्चों की छोड़ दे ऐसा, बताओ, बोल नहीं रहे। ध्यान से देखो, मिरर में कितने पॉइंट है, सामने में तीनों का पॉइंट है, तो फोकस है तो फोकस से भी लाइट गया, दिख रहा है दोनों। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गया, पोल है तो पोल से भी गया, पोल से लाइट जब आएगा तो जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस चला जाएगा। अब हेडिंग लगा दो, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, सबने पढ़ा होगा 10th में सब, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, 6 कंडीशन होगा, याद होगा ना। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज कहां कहां बनता है, तो कॉनकेव मिरर में ऐसा देखा गया कि अलग अलग जगह रखने पे इमेज अलग अलग बनता था, कॉन्वेक्स में नहीं। कॉनकेव का कहानी गड़बड़ है, कॉनकेव मिरर की कहानी गड़बड़ है, तो यहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बनता था। पहला कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, बहुत दूर मिरर से। तो इंफिनिटी पे है तो वो दिखाई नहीं देगा, बस वहां से लाइटें आएंगी। तो कैसे लाइट आती है, ऐसे पैरेलल आएगी आपस में, ऐसा भी आ सकता है, ऐसे भी पैरेलल आ सकता है, या हो सकता है ऐसा आ जाए, हो सकता है ऐसा आ जाए। तो ऐसा आएगा तो ये फोकस पे जाकर मिल जाएगा,
बिल्कुल पैरेलल लाइट फोकस पर ही मिलती है, यहीं पर इमेज बन जाएगा। रियल है तो उल्टा बनेगा, या अगर ऐसा आ गया तो भी फोकस पे मिलेगा नहीं, लेकिन फोकस के प्लेन पे मिलेगा। फोकस प्लेन बताए थे ना हमने, ऐसा सरफेस। अब बनाएंगे कैसे उसको? फोकस पे मिलेगा या फोकल प्लेन पे मिलेगा? दिख रहा है फोकल प्लेन, ये हो गया फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बच्चों, क्या हो गया ये? फोकल प्लेन। तो पहला कंडीशन आपने डायग्राम बना लिया है ना? क्या आपने सब डायग्राम बना लिया है? बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या हो गया तुम लोग को? तो पहला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज कहां बनेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, पहला फॉर्म्ड एट एफ और इन फोकल प्लेन। या तो फोकस पे बनेगा या फोकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि बहुत छोटा बनता है, रियल है सबसे पहला, रियल इमेज। तीसरा पॉइंट है कि पॉइंट साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के तुलना में वेरी स्मॉल। चौथा, रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको यही लिखना, इन्वर्टेड, रियल के जस्ट बाद इन्वर्टेड। फोकस पे बन रहा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि व्हेन, अब देखो मिरर के सामने कितने पॉइंट होते हैं? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट मिल करके पूरे जगह को 6 हिस्से में बांट दिए। कितने हिस्से में? 6। तो 6 कंडीशन पढ़ना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सी मतलब सी के आगे, सी एंड इंफिनिटी के बीच। बियॉन्ड सी का मतलब बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी और इनफाइनाइट के बीच में। तब देखो बच्चों, ध्यान दो इधर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां हो गया ऑब्जेक्ट। दिख रहा है बियॉन्ड सी, सी के आगे। अब यहां से ऐसे लाइट डालें, यहां से निकल गई। तुमने एक कहानी पढ़ा होगा 10th में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है इमेज दूर भागता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है इमेज दूर भागता है और बड़ा होता है। टेक्निक समझ लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा इमेज आगे जाएगा और बड़ा भी होगा। तो ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था तो यहाँ पे बना एकदम पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट आगे आया तो ये दूर जाएगा, तो कहां आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो एक लाइट पैरेलल लिए तो फोकस से गया, दूसरा लाइट फोकस से लिए तो पैरेलल निकलेगा। दोनों लाइट यहां कट रहा है तो यही इमेज बना दो। छोटा बनना चाहिए, बन रहा है ना छोटा हो। तो क्या हो रहा है भाई? देखो इमेज का प्रॉपर्टी, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। देखो यहाँ पे एफ में था, वो आगे बढ़ गया, अब अगली बार यहां आएगा, अगली बार यहां जाएगा। समझा करो इसको, समझा करो, फिर समझा रहे। देखो सबसे पहले कहां से शुरुआत हुआ? इमेज बनना फोकस से। अब आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा। तो पहले फोकस पे था, अब बड़ा होके फोकस और सेंटर के बीच में आएगा, और बड़ा होके इस पे आएगा, और बड़ा होके इस पे आएगा, और बड़ा होके इंफिनिटी पे जाएगा। अब उसके बाद इंफिनिटी के आगे कोई जगह नहीं है तो पीछे चल जाएगा। दूसरा रियल है, तो रियल है हम यहाँ पर्दा लगा के बना सकते हैं। तीसरा इन्वर्टेड है। चौथा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अभी भी है। ऑब्जेक्ट से छोटा मतलब इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, बहुत छोटा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा, तो डिवाइड करोगे तो नंबर 1 से छोटा आ जाएगा। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, नोट कर लिए। तो तीसरा कंडीशन है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये हो गया मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, तो तुमने सुना होगा कि इमेज यहीं बन जाता है। जब सुने हो तो यहीं बना दो पहले ही। देखो क्या हुआ, समझ रहा होगा ना तुमको कहानी। पहले इंफिनिटी पे थे ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ था, ये आ गया है, ये आ गया, ये आ गया है, ये आ गया है, और साइज भी बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो गए। तो एक लाइट ऐसे पैरेलल ले लो और फोकस से जाने दो, फिर अगला लाइट फोकस से ले लो और यहां से जाने दो। तो देखो बन गया इमेज। तो कैसा इमेज बना, पहला फॉर्म्ड एट सी, सी पे ही बना है। दूसरा कैसा इमेज है, रियल। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तो इन्वर्टेड है, उल्टा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब भी हम बताए थे, जब भी ऐसा हो तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो नेक्स्ट कंडीशन इज, अब कहा जाएगा सी और एफ के बीच, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो। तो इमेज अब आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा। देखो बता रहे हैं ना, इमेज दूर जाता है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आता है इमेज दूर जाता है, तो यहां आ जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। देखो तो एक लाइट, वही एक लाइट पैरेलल हमेशा लेना है, और एक लाइट ले लो अपना फोकस से, फोकस से ले ले, पोल से ले ले, यहां पे कटा, जहां पे कटेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड इमेज। तो कैसा इमेज बना तुम देख लो ध्यान से, बता दो उसकी कहानी। कहानी बताओ क्या है, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब आगे होता है। दूसरा रियल है, रियल है। तीसरा इन्वर्टेड है। चौथा बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बिगर देन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन अब 1 से बड़ा हो गया। देखो अभी तक छोटा था, अब बड़ा हो गया, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा। क्यों, इमेज का हाइट ज्यादा है तो बड़ा हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, तो पहले सी पे था, सी एफ के बीच में है एफ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। तो ये लाइट रे पैरेलल आया फोकस से, और यहां से निकलेगा फोकस से ही, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, ये दोनों पैरेलल गया। फिर पैरेलल जाके कहां मिलेगी, पैरेलल रे इंफिनिटी पे मिलती है, ऐसा मान लो। पैरेलल रे कहां मिलेगी, इंफिनिटी। अब नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, तो इमेज क्या होते जाएगा, बड़ा। इमेज क्या होते जाएगा, बड़ा। तो पहला पॉइंट यही है, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी।
इंफिनिटी पे बनता है। दूसरा पॉइंट रियल है, बिल्कुल रियल है। तीसरा कैसा, इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। चौथा हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, कहां बन रहा है, हो गया पूरी बात। अब नेक्स्ट और लास्ट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले सब लोग। तो लास्ट कंडीशन है 6 नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन between F and focus and pole P. तो अभी तक तुमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इमेज दूर गया और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो ठीक है, फोकस पर रखे तो इनफाइनाइट पे चला गया। अब ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ गया, इमेज तो इंफिनिटी से आगे नहीं जा सकती, दुनिया में इनफाइनाइट के आगे कुछ है नहीं, तो फिर वो कहां चला गया, पीछे। ऐसा याद रखो। तो ये पैरेलल लाइट रहा है, तो पैरेलल कहां से गया, फोकस से गया। आगे मिलेगा नहीं हमको पता है, इसलिए हम पहले ही पीछे बढ़ा ले रहे हैं। फिर दूसरा लाइट ले लो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कैसे ले लो, सेंटर से ले लो, पोल से भी ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट जाती है तो गई तो ठीक, जब आएगी तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये भी आगे नहीं मिलेगा, पीछे बढ़ा कर मिलेगा। यहां मिला तो यहां इमेज बन गया। अब एक सवाल आता है कि इनफाइनाइट पे बनने वाला इमेज और इसमें बनने वाला कौन सबसे बड़ा है। ये उससे भी बड़ा है। तो अब बन गया वर्चुअल। देखो इसका दामन में दाग लग गया। कैसे भाई, यह हर बार रियल इमेज बनाया है, हर बार क्या बनाया है, रियल इमेज। एक बार बस वर्चुअल बना दिया, बेचारा पाप हो गया इससे। देखो इधर, तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, फॉर्म्ड बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा। कैसा बन रहा, वर्चुअल। और तीसरी बात इरेक्ट, सीधा। चौथी बात हाईली मैग्नीफाइड। तो ये वर्चुअल हो गया तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, और रियल रहता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, ये पहचान है। तो कभी कोई बोले कॉन्केव में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो समझ जाओ ये वाला कंडीशन है। और कॉन्केव में निगेटिव, बाकी सब उसमें भी वैल्यू देख के तुम बता सकते हो कौन क्या है। अगर छोटा एक से तो क्या होगा, बड़ा एक से क्या होगा, सब पढ़ा है। चलो तो अगला पढ़ना हम लोग को इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की कहानी अच्छी है। क्या अच्छी है, यही कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, इमेज एक ही समान बनाता है। कॉन्केव बहुत बदमाश मिरर है। कैसे है, यहां रखो तो अलग है, यहां रखो तो अलग, हर जगह अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। कॉन्वेक्स नहीं, इसका फोकस भी पीछे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे है, बस पोल सामने। तो इसमें एक ही कंडीशन पढ़ाया जाता है। कोई कोई जबरदस्ती दो पढ़ाता है, एक इनफाइनाइट वाला और दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक ही पढ़ेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, when object is between infinity and pole, या ऐसा ही बोल सकते हो in front of mirror। अगर कोई मिरर के सामने आ गया, कहीं भी आ गया भाई, सामने बोल दिए तो कहीं भी, तो क्या होगा, लाइट यहां से जाएगी, यह डाइवर्ज करेगा लेकिन फोकस पे जाएगा और डाइवर्ज होगा ऐसे। और एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले लो, जाएगी इसी रास्ते से, आएगी भी इसी रास्ते से, ये दोनों यहां पर कट गया तो यहां पर इमेज बना। ये देखो, तो इमेज का जो स्वभाव है, सबसे पहला है तो वर्चुअल इमेज है। दूसरा देखो इरेक्ट है, सीधा। तीसरा
बहुत छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चौथा, बिटवीन P एंड F, मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूर चला जाए, इनफाइनाइट पे कहीं भी आ जाए, इमेज P और F के बीच में होगा, उससे आगे नहीं निकलेगा। तो तुम देखना, तुम्हारे गाड़ी में ये मिरर लगा था, बाइक में, उस पे एक बात लिखी रहती है कि ऑब्जेक्ट सीन इन दिस मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ। तो ऑब्जेक्ट जो है इसमें दिख रहा है वो आपके पास हो सकता है जितना दिख रहा है उसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ जो दूरी दिख रहा है, मान लो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो चाहे 50 मीटर दूर ट्रक रहे, 100 मीटर 500 मीटर दूर रहे या 5 मीटर दूर रहे, आपको ये इसी 1 मीटर के बीच में दिखेगा, नहीं हमको ज्यादा दूरी फील नहीं होगा। ठीक है, तुम जानते होगे इस मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर में किया था। रियर व्यू मतलब साइड मिरर। क्यों? क्योंकि ये सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा दिखाता है और इसका वाइड रेंज ऑफ व्यू है। इसका देखो कर्वेचर बाहर की तरफ है तो बहुत सारे लाइट इसमें आ जाती है, तो ज्यादा एरिया पीछे दिखाता है। तो ये तुम जानते होगे, सारी बातें जानते ना। चलो तो इसको नोट कर लो, इसमें एक ही कहानी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका यूज लिख लेना, इसका यूज होता है रियर व्यू मिरर में। क्या यूज होता है? यूज है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब साइड मिरर, टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिखाता है और छोटा छोटा दिखाता है। प्लेन मिरर में भी वर्चुअल बनता है, देखो रे ये अपना लोग, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल बनता है, लेकिन वो सेम साइज सेम डिस्टेंस में बनता है। वर्चुअल तो प्लेन मिरर में भी बनता है, वर्चुअल तो प्लेन मिरर में भी बनता है, ये ध्यान रखना। इसमें बड़ा बनता है, इसमें छोटा बनता है, इसमें सेम साइज बनता है। वाह, सेम साइज वर्चुअल। इसमें छोटा वर्चुअल इमेज। इसमें ना वर्चुअल बिगर वर्चुअल इमेज, सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लास यहीं खत्म